हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपनी मेहनत को ऐसे ही करते रहिएगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मेहनत में, आपकी पढ़ाई में जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और आप जैसे कि वीडियो में भी मेरे देखते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं अपने तरफ से जितने पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जितने तरीके से आगे एग्जामिनर पूछ सकता है सभी भी क्वेश्चन मैं आपको पूरे बताने की कोशिश करता हूं। अपनी तरफ से मैं दोस्तों पूरी कोशिश करता हूं एक भी पॉइंट आपका नो छूट पाए। मैं यह नहीं देखता कि वीडियो 40 मिनट की बनानी है मुझे या 45 मिनट की या 50 मिनट की। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि चाहे वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी क्यों ना बन जाए, व्यू आए या वीडियो पर ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं सोचता हूँ कि मुझे एक ही बार पढ़ाना पड़े। मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ मैं हिस्ट्री को आपको एक बार पढ़ाऊँ, मैं दोबारा बार बार हिस्ट्री को ना पढ़ाऊँ आपको, और ना ही दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े। और ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि केवल हिस्ट्री को हम 3-4 बार पढ़ते रहें। एक बार हम पढ़ेंगे दोस्तों, डीप एंड डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेसिकली आज की वीडियो हम देखेंगे संगम युग को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दोस्तों मौर्य काल के बाद में हमने देखा था मौर्योत्तर काल, जिसमें हमने 2 ईसवीं पूर्व से लेकर 3 ईसवीं तक करीब करीब 500 वर्षों का जो टाइम पीरियड रहा है, भारत में कौन कौन से राजवंश रहे प्रमुख और कौन से विदेशीय राजवंश रहे जिन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं। देसी राजवंशों में शुंग वंश, काल वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, बकाटक वंश और भी दोस्तों कुछ राजवंश हैं जो प्रमुख नहीं है। जो प्रमुख थे 5-6 राजवंश देसी, उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और विदेशी राजवंशों में हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने दोस्तों इसके करीब करीब 100 प्रश्न भी किए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में रहती है कि मौर्योत्तर काल में हमें पढ़ना क्या है। तो मैंने दोस्तों आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और जितना हो सकता था तोड़ के अलग अलग किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई है, एक तरह से थ्योरी, एक कहानी के रूप में मैंने बताने की आपको पूरी कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और जैसे कि आप कमेंट्स करते हैं अच्छा लगता है कि हाँ दोस्तों आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, जितने भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्रश्न भी बन रहे हैं, और आप जितने प्रश्न कराते हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर ही कराते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपका। आज की इस वीडियो हम देखेंगे दोस्तों संगम युग या संगम काल को। ज़्यादा दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना बने और आप इजीली वीडियो को देख पाएँ। जैसे कि दोस्तों उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल रहा। उसी समय मौर्य साम्राज्य के टाइम पर और मौर्योत्तर काल में, चूंकि हमने देखा था इससे पहले पाषाण काल में जब उत्तर भारत में पाषाण काल चल रहा था तो दक्षिण भारत में चल रहा था दोस्तों महापाषाण काल, जिनमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। महापाषाण काल के बाद से हमने दक्षिण भारत के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आप खुद सोचिए दोस्तों कि दक्षिण भारत के बारे में हमने महापाषाण काल के बाद से कुछ देखा कि लोगों का जीवन कैसा था, किस तरीके से रहन सहन, खान पान, किस तरीके से उनका जीवन था, किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था थी, कौन से राजवंश रहे, हमने कुछ नहीं देखा। हम केवल देखते रहेंगे मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में देखता हमने, जैसे कि सिंधु नदी में, गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में, इनमें हमने केवल जितने राजवंश रहे उनको पढ़ा है। दक्षिण भारत में जैसे कि बात करें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी, वैगई नदी, ताम्रपाणी नदी, इनकी नदियों में कोई तो सभ्यता रही होंगी, कोई तो राजवंश रहे होंगे, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। हमने दोस्तों केवल देखा है नीचे तक। जब तक दक्षिण भारत में हम आए हैं तो हमने देखा चेदी वंश जो कि उड़ीसा में था और सातवाहन वंश जो कि दक्षिण में था, न कि सुदूर दक्षिण में। अगर बात करते हैं हम सुदूर दक्षिण में, जैसे कि वैगई और ताम्रपाणी नदी जो है, कृष्णा नदी है, इनकी नदियों घाटियों में बहुत से राजवंश रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम जौन से राजवंशों को देखेंगे आपको साइड में मैप दिखाई देंगे ताकि आप उनकी लोकेशंस को देख सके और पढ़ सके। कहानी दोस्तों क्लियर हुई कि मौर्य वंश के बाद में या मौर्य वंश के साथ में मौर्य वंश 322 से लेके 184 तक रहा और मौर्योत्तर काल 184 से लेके
और फिर हम देखते हैं कि 275 ईस्वी पूर्व तक रहता है मौर्योत्तर काल। फिर 275 में हम देखते हैं कि गुप्त वंश एक केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरकर सामने आता है। इसी टाइम पे मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक दक्षिण भारत में रहे राजवंश। कौन से राजवंश? चेर, चोल और पांड्य राजवंश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनको हम संगम काल के अंतर्गत तीनों राजवंशों को पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं में बात करेंगे। ये रही दोस्तों कि आज हम किस तरीके से पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों कि संगम युग जो कि 3 ईस्वी से लेके 3 ईस्वी पूर्व से लेके 3 ईस्वी तक जब उत्तर भारत में दोस्तों यहां हमने मौर्य वंश को देखा, मौर्योत्तर काल को देखा, देसी राजवंश और विदेशी राजवंश इनको पढ़ा। इसी टाइम पे दोस्तों दक्षिण भारत में 3 ईस्वी पूर्व से लेकर 3 ईस्वी तक दक्षिण भारत में चल रहे थे 3 राजवंश। कौन कौन से दोस्तों? 3 राजवंश। इनकी थोड़ी सी दोस्तों लोकेशन देख लेते हैं। आपको यहां पे मैप दिखाई दे रहा होगा तीनों का। जैसे कि यहां पर है दोस्तों चेर राजवंश और यहां पे आंध्र प्रदेश वाले में है चोल राजवंश और नीचे जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहां पर है दोस्तों कौन सा? चेर। ऊपर वाले क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में चोल और नीचे जो आ जाते हैं पांड्य राजवंश। 3 राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। जो केरल वाला तट है जिसे मालाबार तट कहते हैं, इस तट पर थे दोस्तों चेर। और तमिलनाडु का जो तट है जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट, वहां पर थे दोस्तों पांड्य। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश वाला जो तट है यहाँ पर थे दोस्तों चोल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको थोड़ी सी लोकेशन क्लियर हुई होगी। जैसे जैसे हम एक एक राजवंश को पढ़ेंगे आपको मैप भी साइड में दिखाई देते होंगे और आप वीडियो को पॉज करके मैप को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि संगम क्या है। संगम युग कहें या संगम काल, संगम क्या है? संगम का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसी स्थान या ऐसा परिषद जहां पर विभिन्न तरह के कवि यानी कि जो तमिल भाषा के या तमिल साहित्य के जितने भी कवि हुआ करते थे एक जगह एकत्रित होते थे, अपनी अपनी कहानियों को अपनी अपनी व्याकरण संग्रह करके एक जगह परिषद के रूप में एकत्रित होते, जहां पर उसे कहते थे हम संगम। और मोस्टली जो संगम युग से प्रश्न बनता है वह संगम साहित्य से बनता है, क्योंकि इसके जो ग्रंथ हैं वह दोस्तों तमिल साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसी में हम देखते हैं संगम साहित्य में हमें पता चलता है कि 3 राजवंशों के बारे में, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है दोस्तों, संगम का अर्थ क्या है? ऐसी परिषद जहां विद्वान एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, वो होता था दोस्तों संगम। ठीक है दोस्तों, ऐसा युग जब तमिल कवियों के द्वारा अधिक संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, ऐसा युग जब तमिल कवियों के द्वारा अधिक संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संगम युग। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संगम का अर्थ क्या है या संगम युग क्या है, तो आपको बताना है संगम का अर्थ ऐसा होता है कि जहां पर विभिन्न विद्वान अपनी अपनी रचनाओं को लेकर एक परिषद के रूप में एकत्रित होते हैं, उसे हम कहते हैं संगम। और संगम युग ऐसा युग जब तमिल कवियों के द्वारा बहुत तरह की तमिल कविताओं की रचना की गई, उसे हम कहते हैं संगम युग, जो कि 3 ईस्वी पूर्व से लेकर हम देखते हैं 3 ईस्वी तक। संगम युग में पांड्य राजाओं के द्वारा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप याद रखेंगे, संगम युग में पांड्य राजाओं के द्वारा 3 संगमों का आयोजन किया गया है। कितनी संगमों का? 3 संगमों का। ये दोस्तों आप उतना ही इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं जैसे कि हम बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं 4 संगीतियों को, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह 3 संगम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे बार बार दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों हम पूरी याद करने की कोशिश करेंगे कि हम लंबे समय तक किस तरीके से याद कर सकते हैं। संगम युग में पांड्य राजाओं के द्वारा 3 संगमों का आयोजन किया जाता है। अब संगम समझ सकते हैं आप, 3 संगमों का आयोजन क्यों किया गया होगा। पहला जो संगम है प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम और जो तृतीय संगम है इनका जो आयोजन किया गया था वह मदुरै में किया गया था। दोस्तों मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी वीडियो में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करा पाऊं।
मैं और यूट्यूब की तरह या और यूट्यूब चैनल की तरह आपको मेरा काम नहीं है, मैं आया और आपको बता कर चला गया। मैं सिर्फ बताने को दोस्तों सभी बुकों में लिखा है और सभी यूट्यूब वाले यही कर रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि मैं अपनी वीडियो में जितना आपको पढ़ाऊं उतना इम्पोर्टेंट पढ़ाऊं और उसे आपको वीडियो ही में आपको याद करा सकूं। अगर दोस्तों एक बार आप वीडियो देख लेते हैं, दोबारा में वीडियो देखकर अपनी नोट्स बनाते हैं और तिबारा में उन नोट्स को ही 2-3 बार याद करते हैं, तो यकीनन दोस्तों आप यकीन मानिए आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जितना संगम भारत में या मौर्योत्तर काल में जो डिफिकल्ट राजवंश है बहुत तरह के, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, सारी कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएगी। आप बार बार इनको देखिए, यकीनन दोस्तों आपसे प्रश्न चुटकियों में बनने लगेंगे। प्रथम और तृतीय संगम कैसे याद करेंगे हम? प्रथम संगम और तृतीय संगम का जो आयोजन हुआ था वह मदुरै में हुआ था। मदुरै किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे है मदुरै। और मदुरै में ही वैगई नदी के किनारे है दोस्तों एक मीनाक्षी मंदिर। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पे देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप यूपीएससी का, किसी भी स्टेट पीसीएस का या एसएससी वगैरह एग्जाम देखें तो बार बार पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे है, तो वैगई नदी के किनारे मदुरै में है। प्रथम एवं तृतीय जो संगमों का आयोजन किया गया था वह मदुरै में किया गया था। ठीक है दोस्तों। द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था वह किया गया था कपाटपुरम में। कहाँ किया गया था? कपाटपुरम में। प्रथम और द्वितीय संगम के जो अध्यक्ष रहे वह रहे प्रथम और द्वितीय संगम के अध्यक्ष रहे वह रहे ऋषि अगस्त। कौन रहे दोस्तों? ऋषि अगस्त। बार बार याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि है। और इनसे दक्षिण भारत से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का जनक किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है? दक्षिण भारत में जो आर्यकरण किया वह किन्होंने किया? तो ऋषि अगस्त ने। ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। ऋषि अगस्त दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं, प्रथम एवं तृतीय जो संगम का आयोजन किया गया था वह मदुरै में किया गया था। और प्रथम एवं द्वितीय संगम के जो अध्यक्ष रहे वह रहे ऋषि अगस्त। द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था कपाटपुरम में। और तृतीय संगम के जो अध्यक्ष रहे वह रहे दोस्तों नक्कीर। कौन रहे दोस्तों? नक्कीर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखते हैं संगम क्या होता है। देख चुके हैं संगम, चोल राजाओं के द्वारा 3 संगमों का आयोजन किया गया, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। प्रथम और जो तृतीय संगम है इसका आयोजन जो किया गया है पहली और तीसरी संगम का वह मदुरै में किया गया है वैगई नदी के किनारे। और द्वितीय संगम का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है कपाटपुरम में। जैसे दोस्तों मैं याद करता हूं, आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश करिए। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में, पहली और तीसरी का मदुरै में। पहली और दूसरी जो संगम रही उसके अध्यक्ष रहे ऋषि अगस्त। कौन रहे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऋषि अगस्त। इन्हीं से ही संगम से जब प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं से ही बार बार पूछे जाते हैं। कौन रहे? ऋषि अगस्त। और जो तीसरा संगम रहा उसके अध्यक्ष रहे हैं नक्कीर। ठीक दोस्तों, संगम हमारी क्लियर याद हो चुकी हैं। इसके बाद में 2-4 पॉइंट है ऋषि अगस्त के बारे में। ऋषि अगस्त दक्षिण भारत में आर्यकरण का जो श्रेय दिया जाता है, दक्षिण भारत का जो आर्यकरण किया था वह किन्होंने किया था? ऋषि अगस्त ने किया था। और तमिल साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऋषि अगस्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। संगम काल में दक्षिण भारत में 3 राजवंश थे, जैसे कि हमने दोस्तों देखा कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। दक्षिण भारत में संगम काल में 3 राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। अब देखते हैं दोस्तों हम चेर राजवंश के बारे में। चेर राजवंश, चेर का अर्थ होता है दोस्तों पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश। चेर राजवंश का जो वर्णन किया गया है वह किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपको दोस्तों पता होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, तो फिर दोस्तों आपके इन प्रश्नों को रटने से कोई फायदा नहीं। आप मेरी वैदिक सभ्यता वाली जो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं उनको देखिए, यकीनन सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है किस वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण क्या है और किन वेदों के ये ब्राह्मण है और क्या क्या वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चेर राजवंश का वर्णन किया गया है।
चेर जो राजवंश था इनकी राजधानी की थी। यही जो पॉइंट है दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और तीनों राजवंशों में कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन को आप दूर करिए और पढ़ते चलिए। चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? पहली जो राजधानी थी या प्रारंभिक राजधानी वह थी दोस्तों बंजी। क्या थी? बंजी। और दूसरी राजधानी जो बनाई जाती है इनके द्वारा वह बनाई जाती है किसको? तोड़ी को। किसको बनाई जाती है? तोड़ी को। पहली राजधानी थी बंजी और दूसरी राजधानी थी तोड़ी। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कि बंजी और तोड़ी किस राजवंश की राजधानियां थी। आपको पता नहीं चलेगा कि उत्तर भारत में पूछ रहा है दक्षिण भारत में। जब आपको शब्द क्लियर होंगे तभी इन प्रश्नों का आप आंसर निकाल पाएंगे। जो चेर राजवंश था उसकी राजधानी कौन सी? बंजी और तोड़ी थी। चेर राजवंश जैसे कि मैंने बताया किन क्षेत्रों में थे? चेर राजवंश थे केरल वाले क्षेत्र में। केरल वाले क्षेत्र को जो कि हमारा मालाबार तट है और इसी तट पर इनका एक प्रमुख बंदरगाह था होड़ी और एक मुसरी। कौन कौन से दोस्तों याद रखेंगे? पूछे जाता है कि दक्षिण भारत के इनमें से कौन, पीसीएस में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में इनमें से कौन दक्षिण भारत के बंदरगाह नहीं थे। पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं यह भी पूछा जाता है। यह कि दोस्तों पश्चिमी तट के दो प्रमुख बंदरगाह हैं होड़ी और मुसरी बंदरगाह, जिन पर किनका अधिकार था? चेर राजवंश का। इनका जो राजकीय चिन्ह था वह क्या था? धनुष। याद रखेंगे दोस्तों तीनों के अलग अलग राजकीय चिन्ह हैं। इनका राजकीय चिन्ह धनुष था। माला के लिए है पलमायरा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि माला के लिए चेर राजवंश के लोग किसका उपयोग करते थे? पलमायरा पुष्प का उपयोग करते थे। एक बार फिर से देखते हैं चेर राजवंश। चेर का अर्थ होता है दोस्तों पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश। इसका वर्णन हमें किससे प्राप्त होता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। इनकी राजधानियां क्या थी? बज्जी और तोंडी इसकी राजधानी थी। बंदरगाह होड़ी और मुसरी बंदरगाह थे। थोड़े से दोस्तों उत्तर भारत के देखते दक्षिण भारत के जो नाम देखने को मिलेंगे थोड़े से टफ हैं। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। होड़ी और मुसरी बंदरगाह चिन्ह जो थे वह धनुष था और माला के लिए पलमायरा पुष्प का उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं इसके दो प्रमुख शासक रहे हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ज्यादा दोस्तों इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। एक चेर राजवंश में शासक है सेनगुट्टवन और अगले जो शासक हैं उनका नाम है अधिगेमान। चेर राजवंश में दो ही शासक हैं, सेनगुट्टवन और अधिगेमान। सेनगुट्टवन जो कि 186 एडी में शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 186 एडी में। चेर राजवंश के महान एवं प्रतापीय शासक थे सेनगुट्टवन। इनके गुणगानों को कबीर परलर ने गाया है। एग्जाम में प्रश्न बना है कि कबीर परलर जो थे किनके दरबार में थे? सेनगुट्टवन के दरबार में थे और सेनगुट्टवन के गुणगान ही ये गाया करते थे। कौन थे? कबीर परलर थे। सेनगुट्टवन को लाल चेर या भरा चेर भी कहा जाता है। आपने यकीनन दोस्तों इन पॉइंटों को एक तरह से फैक्ट के रूप में बार बार रटा होगा कि लाल चेर किसे कहा जाता है या भला चेर किसे कहा जाता है। तो चेर राजवंश के शासक सेनगुट्टवन को कहा जाता है। आपको अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि चेर राजवंश क्या है, चोल राजवंश कहाँ है, कहाँ इनकी ये लोकेशन थी। लाल चेर या भला चेर किसे कहा जाता है? सेनगुट्टवन को। और सेनगुट्टवन ने ही पत्नी पूजा, पत्नी को कहा जाता था दोस्तों कर्णी। क्या कहा जाता था? कर्णी। एग्जाम में प्रश्न बना है कि पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की है? वह की है सेनगुट्टवन ने। और इसके पास अच्छी नौसेना भी थी, क्योंकि दोस्तों सुदूर दक्षिण भारत के जो तीन राजवंश थे, खासकर चेर राजवंश, इनका जो व्यापार होता था वो रोम के साथ, ये जो पश्चिमी राज्य थे रोम यवन के साथ अच्छा विदेशीय व्यापार होता था और इसके पास अच्छी नौसेना भी थी। ठीक है दोस्तों, सेनगुट्टवन 186 में शासक बनता है। इसके जो दरबार में एक कबीर परलर थे जो इसका ही गुणगान गाया करते थे। इसे लाल चेर या भला चेर कही जाती है। पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, अच्छी नौसेना थी। यह रहे इसके बारे में 4 पॉइंट। अगला शासक है दोस्तों अधिगेमान। अधिगेमान के बारे में सिर्फ 1 पॉइंट आपको याद रखना है। आप खुद से सोचिए दोस्तों, 1 पॉइंट सिर्फ याद करना है। अधिगेमान एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अधिगेमान किस वंश का शासक था। आपको कंफ्यूजन बनेगी इन 3 वंशों में। अधिगेमान किसका था? चेर राजवंश का। और सेनगुट्टवन किसका था? चेर राजवंश का। अधिगेमान जो था दोस्तों वह गन्ने की खेती की इसने शुरुआत की थी। दोस्तों आपको बीच बीच में इसीलिए बताते रहता हूं कि प्रश्न आखिर किस तरीके से बनता है, ताकि आप देख सके कि हाँ इनसे भी प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। जो अधिगेमान था उसने क्या किया था? सर्वप्रथम गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। यह रहा दोस्तों हमारा चेर राजवंश।
अब देखते हैं हम चोल राजवंश को। इसे नया देश कहा जाता है, जबकि चेर को क्या कहा जाता था, पर्वतीय देश। इसे क्या कहा जाता है, नया देश इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नया देश कहा जाता है। यह जो था चोल राजवंश, इसकी लोकेशंस को देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। इसकी लोकेशन तो है, जैसे कि यह रहा हमारा चेर राजवंश, यह रहा चोल राजवंश, और जो इसके ऊपर रहा हैगा, जो उत्तर पूर्व में रहा है, उत्तर पूर्व में यहां पे रहा है दोस्तों चोल राजवंश। ठीक है दोस्तों, यहां पे रहा है चोल राजवंश। आप यहां पे मैप में भी देख सकते हैं। चोल राजवंश जिसे नया देश कही जाती है, सबसे शक्तिशाली अगर पूछता है कि तीनों राजवंशों में कौन था, तो चोल राजवंश। इसकी जो राजधानी थी वह थी मनलूर और उरैयूर। क्या थी, मनलूर और उरैयूर। प्रारंभिक राजधानी मनलूर, और बाद में जो राजधानी बनाई गई वह बनाई गई उरैयूर को। आपको दोस्तों राजधानी, राजकीय चिन्ह, इनकी अवस्थिति, ये सब चीजें तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो यही बनते हैं। ज्यादातर यूपीएससी में जो प्रश्न बनेंगे इससे तो मैप को लेकर बनते हैं। चेर, चोल और पांड्य राजवंश कहां थे, किन नदियों के बीच में इनकी सीमा रेखा का विस्तार था, यह सभी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। जैसे कि जो चोल राजवंश है उसकी राजधानियां क्या थी, मनलूर थी और उरैयूर थी। इनका जो राजकीय चिन्ह था वह क्या था, वह बाघ था। फिर से देखते हैं दोस्तों, चेर राजवंश की राजधानी क्या थी, बज्जी और तुंडी थी। क्या थी, बंजी और तुंडी। इनका जो चिन्ह था वह धनुष था। चोल राजवंश की राजधानी थी मल्लूर और उरैयूर। इनका जो राजकीय चिन्ह था वह था बाघ। बाघ भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, छलांग लगाता हुआ बाघ इनका चिन्ह था। एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था किसी स्टेट पीसीएस में कि किस राज्य का राजकीय चिन्ह छलांग लगाता हुआ बाघ था, तो किसका था, चोल राजवंश का। चेर का धनुष था। इसके अगर दोस्तों हम बात करते हैं प्रमुख शासकों की, प्रमुख शासकों में दोस्तों दो ही शासक हैं जो प्रमुख है, एक एलारा और एक है करिकल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राजा करिकल। आपने सुना होगा दक्षिण भारत में राजा करिकल के बारे में। कावेरीपत्तनम बंदरगाह कौन बनाता है, श्रीलंका से 1600 बंदियों को कौन लेके आता है, तो यही करिकल लेके आते हैं। करिकल श्रीलंका में 50 वर्षों तक जो शासन किया वह किसने किया है, एलारा ने किया है। किसने किया है दोस्तों, आपसे एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक किसने शासन किया था, तो एलारा ने शासन किया था। करिकल जो थे, करिकल का अर्थ होता है अर्ध पैर जला हुआ, यानी कि जो संगम साहित्य है उसमें करिकल का अर्थ लिखा हुआ है कि आधा पैर जला हुआ। अब जो करिकल शासक था इसके समय में होता है एक सबसे महान शासक, अगर हम बात करें चोल राजवंश का तो वह था करिकल। इसके समय में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बेड़ी का युद्ध। कौन सा दोस्तों, बेड़ी का युद्ध। किसके समय में होता है, तो करिकल के समय में होता है। इसने पांड्य तथा चेर राजाओं के सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। चेर और चोल राजाओं को तो पराजित किया, साथ ही जो स्थानीय स्तर पर जो 11 राजा थे उनको एक बार में ही पराजित किसने किया था, वह किया था करिकल ने। किसने, करिकल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि एलारा करिकल किस राजवंश से हैं, तो चोल राजवंश से हैं। बेड़ी का युद्ध किसके समय में हुआ था, तो करिकल के समय में हुआ था। करिकल ने पांड्य तथा चेर राजाओं सहित 11 अन्य राजाओं को पराजित किया था। राजधानी जो थी दोस्तों इसने उरैयूर से, कहां से, उरैयूर से कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम का एक अन्य नाम और है जिसे पुहार कहा जाता है। पुहार बंदरगाह था एक। क्या था दोस्तों, पुहार एक बंदरगाह था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी पूर्वीय भारत का कौन सा बंदरगाह चोल राजवंश में था, तो कौन सा, कावेरीपत्तनम बंदरगाह देगा आपको या पुहार बंदरगाह देगा। जो करिकल था इसने अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरीपत्तनम ले गया था और कावेरीपत्तनम को ही बसाया था, जो कि एक बंदरगाह थी। कावेरी नदी पर इसने एक बांध का निर्माण भी करवाया था। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किसने करवाया था, करिकल ने। आप सीधे सीधे दोस्तों समझिए, करिकल कावेरी नदी पे बंद और कावेरीपत्तनम का निर्माण किसने, करिकल ने करवाया। 12,000 गुलामों को याद रखेंगे दोस्तों, 12,000 गुलामों को यह श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया था और इन्हीं गुलामों के द्वारा कावेरी नदी पर बांध बनवाया जाता है।
इन्हीं गुलामों से। 12,000 गुलामों को श्रीलंका से बंदी बनाकर कौन लाया था? तो कराईकल लेके आया था। अगला जो प्रमुख शासक है दोस्तों, इतना ज्यादा प्रमुख नहीं है फिलहाल, आप देख सकते हैं, और इससे पीसीएस में प्रश्न बना है कि जो चोल राजवंश का प्रमुख शासक था जिसने राजसूय यज्ञ को किया था, एकमात्र यही है जिसने राजसूय यज्ञ को किया था, वह कौन है? पेरुन राकिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों, पेरुन राकिल्ली। थोड़े से जो शब्द हैं वो दक्षिण भारत के देखते हुए हमारी समझ से थोड़ी सी टफ है दोस्तों। मैं समझ सकता हूं कि नाम आपको अटपटे लग रहे हो, लेकिन क्या करें, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इससे हमें याद करना ही पड़ेगा। कौन है? पेरुनर। आप ऐसे अलग अलग याद करना है, पेरुनर किल्ली, या फिर अब लास्ट का ही याद कर लें, किल्ली। पेरुनर किल्ली कौन था? चोल राजवंश का एक शासक था जिसने राजसूय यज्ञ को किया था। अगला शासक है सेनगणान, जो कि है शैव मंदिर का जिसने निर्माण करवाया था। फिर से देखते हैं दोस्तों, एक बार हमने देखा चोल राजवंश। चोल का अर्थ होता है नया देश। क्या होता है? नया देश। इसकी लोकेशन जो है आप मैप में भी देखिए, क्या है कि यहां पे चेर थे, और तमिलनाडु वाले जो कोरोमंडल तट था वहां पे थे दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, सॉरी दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था वहां पे थे चोल। सबसे शक्तिशाली राजवंश चोल राजवंश था। इनकी राजधानी है मल्लूर और अरैर थी। राजकीय चिन्ह बाघ था, और एलारा जो शासक था जिसने श्रीलंका में 50 वर्षों तक शासन किया था। कराईकल सबसे प्रमुख शासक था। इसका अर्थ होता है आधा पैर जला हुआ। बेणी का युद्ध जिसमें पांड और चेर राजवंश को पराजित किया था। राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम इसने बनाया था, और कावेरी नदी पर बांध किसने बनाया था? तो कराईकल ने बनवाया था। 12,000 गुलामों को श्रीलंका से बंदी बनाकर कौन लाया था? तो कराईकल लेके आया था। अगला शासक है पेरुनर किल्ली, जो कि राजसूय यज्ञ किया था। एक है सेनगणान जिसने शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला जो राजवंश है तीसरा, पांड राजवंश। इसका अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन देश। क्या है दोस्तों? सबसे अगर बात करें प्राचीन राजवंश कौन सा है तीनों में से, तो वह है चेर राजवंश। लेकिन पांड्य का अर्थ दोस्तों अगर पूछता है तो क्या होता है? प्राचीन देश। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन राजवंश तीनों में कौन सा है, तो चेर राजवंश है। ठीक, इसका जो वर्णन किया गया है वह कहां में किया गया है? तो वह किया गया है, इसका जो वर्णन किया गया है वह किसमें किया गया है? इंडिका, यानी कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें किया गया है मावर नाम से। किस नाम से? मावर। और मावर को बताया गया है कि अपने उत्कृष्ट मोतियों के लिए यह प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज की इंडिका में पांड राजवंश का वर्णन मावर नाम से किया गया है, जो कि अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन किया गया है। इसका जो शासन चलाया जाता था वह स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस राजवंश का शासन स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता था। सही बताइए आप दोस्तों, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है नहीं कि तीनों राजवंशों में, या आपको ना दे दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत में तीनों दे दे आपको, और एक उत्तर भारत का दे दे, पूछता है कि किसके द्वारा शासन जो चलाया जाता था वह स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता था, तो आप बता पाएंगे? अगर आपको पता होगा तो आप लगा देंगे, नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है यह प्रश्न को आप गलत ही करेंगे। तो जो पांड राजवंश था, पांड राजवंश के जो शासन था वह स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता था। इसकी जो राजधानी थी वह थी दोस्तों कौरकै। राजधानी क्या थी? कौरकै, जो कि ताम्रपाणी नदी के नदी घाटी में अवस्थित थी। राजधानी है पांड राजवंश की राजधानी कौरकै थी, जो कि ताम्रपाणी नदी घाटी में अवस्थित थी। और फिर इसके बाद में जो दूसरी राजधानी बनाई जाती है वह बनाई जाती है किसको? मदुरै को। मदुरै के जो कि वैगई नदी के किनारे अवस्थित थी। इनका जो राजकीय प्रतीक था वह क्या था? मछली। फिर से देखते हैं दोस्तों कि पहला जो चेर राजवंश था उसका था तीर, चोल का छलांग लगाता हुआ बाघ, और पांडवों का मछली। पांड राजवंश का राजकीय चिन्ह मछली था। इसका जो प्रमुख शासक था दोस्तों वह था नेडुजेलियन। क्या था दोस्तों? नेडुजेलियन था प्रमुख शासक। यही पांड राजवंश में एक शासन को पढ़ना है, नेडुजेलियन, जिसकी जो उपाधि थी वह आर्य सेना का विजेता इसे कहा जाता था। दोस्तों अगर मैं अपनी बताऊं, या आपको भी मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट आपको टॉपिक लगता होगा हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, तो लगता होगा संगम युग का, कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरे लिए भी दोस्तों इतना ही टिफ रहा था यह,
कि इसमें मुझे समझ भी नहीं आता था कि इसमें एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछेगा इससे। लेकिन दोस्तों मैंने एक बुक को देखा, 2 बुकों को देखा, 3 बुकों को देखा, जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है पीसीएस में, यूपीएससी में, सारे प्रश्नों को मैंने क्रम से लगा। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि हाँ दोस्तों, इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में तो हमने देख लिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन किस तरीके से, वैदिक सभ्यता को हमने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। लेकिन हमने देखा महापाषाण काल के बाद से हमने दक्षिण भारत के लोगों को तो देखा ही नहीं है कि 600-700-800 सालों में इनका जीवन किस तरीके के रहा। तभी फिर जब दक्षिण भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से प्रश्न बनते हैं तो हमारे गलत होते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में जो वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत में हमें देखने को मिलती है वह दक्षिण भारत में तो थी ही नहीं। समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यकीनन मैंने अपने पूरी मेहनत से जितना हो सकता था मैंने इसको बांटा है और बांट के सभी पॉइंटों को लिखा है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप पूछे आपसे जा सकते हैं। जैसे कि एक इसका जो प्रमुख शासक है उसका नाम है नेडुजेलियन। इसने जो उपाधि धारण की थी वह आर्य सेना की विजेता, आर्य सेना का विजेता की उपाधि किसने धारण की? तो नेडुजेलियन। नेडुजेलियन कौन था? तो वह दोस्तों पांड्य राजवंश का एक शासक था। सबसे शक्तिशाली जो शासक था पांड्य राजवंश में वह था नेडुजेलियन। कौन था दोस्तों? नेडुजेलियन। अब जो कोवलन की जो मृत्यु हुई थी, अब दोस्तों अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख ले, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या कोवलन की कहानी रही थी। एक दोस्तों व्यक्ति था जिसका नाम था कोवलन, और कोवलन को इसी के समय में फांसी दी गई थी। नेडुजेलियन के काल में फांसी किसे दी गई थी? तो कोवलन को दी गई थी। एक दोस्तों इसके समय में एक युद्ध हुआ था तेलैया लंगनम का, तेलैया लंगानम का जो युद्ध हुआ था, इसके समय में दोस्तों एक युद्ध हुआ था तेलैया लंगानम का, जो कि 290 एडी में, ईस्वी में हुआ था। इसने क्या किया था दोस्तों? जो नेडुजेलियन है इसने चेर और चोल राजाओं को तेलैया लंगानम के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों मैं मान सकता हूं कि आपके लिए यह शब्दों को पढ़ना और याद करना थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए जब हम इन शब्दों को आप बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, जितने बच्चे इसको पढ़ रहे हैं सभी के लिए टफ है। वो जब इससे प्रश्न बनेगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यकीनन दोस्तों जब एग्जाम में आप प्रश्न कर पाएंगे तो वो खुशी जो होगी वो आज से ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता कि आज हमारी मेहनत जो हमने संगम भारत में की थी, संगम युग में की थी, वह जाके सफल हुई और हमसे प्रश्न एक बन गया। एक एक प्रश्न की वैल्यू दोस्तों एग्जाम में बहुत है कि जब आपसे एक प्रश्न गलत होता है तो फिर आपको बिल्कुल मोटिवेशन जितना होता है सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर तो प्रश्न आते हुए भी गलत होते हैं। जब आपसे प्रश्न सही होते हैं तो मोटिवेशन का लेवल दोस्तों बहुत हाई होता है। लगता है कि दोस्तों जो हमने पढ़ा है अब तो मैं पूरा पेपर कर जाऊंगा। यकीनन फिर वो रिजल्ट में दिखता भी है कि जब पीसीएस प्री निकलता है, मेंस का हमारा एडमिट कार्ड आता है दोस्तों, इससे बेहतर खुशी कुछ नहीं हो सकती एक स्टूडेंट के लिए। और ये स्टूडेंट लाइफ है जो सबसे डिफिकल्ट लाइफ मैं जो मानता हूँ यह स्टूडेंट लाइफ ही है कि अपनी सारी खुशियों को, अपनी सारी उम्मीदों को, सारे सपनों को त्याग कर सुबह उठना, दिन भर पढ़ना एक ही जगह बैठकर, फिर शाम को फिर अपने एक सन्यासी जीवन की तरह अपने खुद को निभा पाना। और खासकर उस टाइम पे जो दोस्तों 18 से जो 25 साल का टाइम होता है, इस टाइम पे जो खुद को संभाल पाता है वही दोस्तों अपनी सफलता की कहानी को खुद लिख पाता है और दूसरों को भी एक सफलता का मार्ग दिखा पाता है कि हाँ किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, किस तरीके से अपने जीवन को एक सन्यासी बन के व्यतीत किया, तभी यह सफलता के मार्ग तक मैं पहुंच पाया हूं, इस मंजिल को अपनी मैंने छू पाई है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातें नहीं करते हैं, नहीं तो बातों में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। एक तेलैया जो लंगानम का जो युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? नेडुजेलियन जो कि एक पांड्य शासक था। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, जो तेलैया लंगानम के युद्ध में 290 एडी में हुआ था, चेर एवं चोल शासकों को इसने पराजित किया था। अब आते हैं दोस्तों हम संगम साहित्य पर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। संगम साहित्य यानी कि संगम का अर्थ ही दोस्तों क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया, ऐसी परिषद जहां विद्वान एकत्रित होते थे अपनी अपनी रचनाओं को लेकर, फिर उनको प्रकाशित किया जाता था, उसे हम कहते थे संगम। अब संगम साहित्य है जिसके द्वारा हमें संगम राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर संगम साहित्य ही ना होते तो हमें क्या इन राजवंशों के बारे में जानकारी होती? नहीं होती। तो संगम साहित्य के द्वारा ही इन राजवंशों के बारे में हमें जानकारी होती है। संगम साहित्य से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनती है इसमें। मैंने दोस्तों बहुत आसान भाषा में आपके लिए लिखा है जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं
जो महाकाव्य है, सभी को मैंने आसान भाषा में लिखा है, सभी को तोड़ दिया है बिल्कुल। आप पढ़ेंगे यकीनन आपको मजा आएगा और याद करने में भी बहुत मजा आएगा। जो संगम साहित्य है उसमें दोस्तों सबसे पहले जो सब में प्रमुख ग्रंथ आते हैं वो है 5 महाकाव्य। कौन से दोस्तों? 5 महाकाव्य है। पहला जो महाकाव्य है, याद रखेंगे दोस्तों, बार बार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलापादिक्रम, शिलापादीपकम, शिलापादिक्रम, जीवक चिंतामणि, मणिमेखले, वलयपति और कुंडल केसी। अब दोस्तों है क्या? शिलापादिक्रम, जीवक चिंतामणि और जो मणिमेखले हैं, इनके बारे में दोस्तों हमें जानकारी प्राप्त है, लेकिन जो लास्ट के दो हैं, लास्ट के यह दो हैं, वलयपति और कुंडल केसी, इसके सिर्फ हमें दोस्तों नाम ही मिले हैं। इसके जो ग्रंथ लिखे थे हमें ग्रंथों के कोई साक्ष्य स्पष्ट नहीं मिले हैं। अब दोस्तों है क्या? जो दूसरी जो संगम हुआ था उसमें काफी ज्यादा ग्रंथ लिखे जाते थे। हर संगम में दोस्तों हजारों ग्रंथों को लिखा जाता था, जिनकी रचनाएं की जाती, जिनको प्रकाशित किया जाता था, लेकिन सभी के काफी लंबा टाइम हो चुका है, सभी के जो अवशेष हैं वो सभी नष्ट हो चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। जैसे कि जो पहला हुआ था उसके हमारे पास जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सारे नष्ट हो चुके हैं, कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिनके 2 ग्रंथ है, वलयपति और कुंडल केसी। वलयपति और जो कुंडल केसी हैं वह किसमें लिखे गए थे? पहले संगम में लिखे गए थे, जिनके साक्ष्य नष्ट हो चुके हैं। हमारे पास केवल नाम पता है हमें कि हाँ ये महाकाव्य हैं। और एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको 5 महाकाव्य के अगर नाम पता है तो पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन महाकाव्य नहीं है दक्षिण भारत का। अगर 5 के नाम पता होंगे तो आप एक निकाल पाएंगे, हाँ इनमें से नहीं है। एक महाकाव्य है जिसका नाम है तोल्काप्पियम। कौन सा दोस्तों? तोल्काप्पियम। महाकाव्य तो नहीं कह सकते, एक प्रमुख ग्रंथ है जो किसमें लिखा गया था? वह द्वितीय जो संगम हुआ था उसमें लिखा गया था तोल्काप्पियम। लिखे तो दोस्तों काफी गए थे, लेकिन द्वितीय संगम से हमें केवल जो प्राप्त हुआ है वह तोल्काप्पियम। पहले संगम के कोई भी ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, द्वितीय संगम के हमें तोल्काप्पियम केवल एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। और तृतीय संगम के जो हमें महाकाव्य प्राप्त हुए हैं वह है शिलापादिक्रम, जीवक चिंतामणि और मणिमेखले। अब दोस्तों यह है 5 महाकाव्य। आप बार बार पढ़ेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से 3 हमसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं? शिलापादिक्रम, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है? नूपुर कहानी। नूपुर की कहानी किसे कहा जाता है? तो शिलापादिक्रम को कहा जाता है। किसे? शिलापादिक्रम को। तमिल काव्य का इलियड, याद रखेंगे दोस्तों, तमिल काव्य का बाइबल कैसे कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, लघु वेद किसे कहा जाता है, यह सभी प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं यूपीएससी में, सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम में। आप बार बार पढ़िए, क्वेश्चनों को अपने अच्छे से याद करिए। यकीनन दोस्तों जब हम प्रश्नों को लगाएंगे तो मैं आपको एक एक प्रश्न दिखाऊंगा जो पीसीएस में किस तरीके से पूछा गया है और हम जो थ्योरी पढ़ रही है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिलापादिक्रम को नूपुर की कहानी कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड शिलापादिक्रम को कहा जाता है। अब शिलापा जो दिक्रम है जिसकी रचना जो की गई है वह की गई है इलांगो अडिगा के द्वारा। पूरे संगम युग में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो प्रश्न है, वह है दोस्तों यह है कि शिलापादिक्रम की रचना किसके द्वारा की गई? इलांगो अडिगा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इलांगो अडिगा के द्वारा। जो कौन था? वह एक चेर शासक थे जिनका नाम था सेनगुट्टवन का भाई था। कौन था दोस्तों? चेर शासक सेनगुट्टवन। हमने यहां पर देखा था सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन का भाई कौन था? इलांगो अडिगा था, जिसके द्वारा लिखी गई है शिलापादिक्रम। अब दोस्तों देखते हैं कि शिलापादिक्रम है क्या। जो संगम साहित्य था उसकी रचना 2 ही रूप में की जाती थी। ग्रंथों में या तो राजा की विजय या युद्धों या साहित्य का वर्णन किया जाता था, और दूसरा ग्रंथों में प्रेम कथाओं का वर्णन किया जाता था। और जो शिलापादिक्रम है जो इलांगो अडिगा के द्वारा लिखी गई है, मैं बार बार दोस्तों बोलूंगा, बार बार इसीलिए बोलूंगा कि आपको यह जो शब्द है जो टफ है दक्षिण भारत के, आपको याद हो सके। शिलापादिक्रम इलांगो अडिगा के द्वारा रचना की जाती है। दक्षिण भारत का इलियड कहा जाता है, नूपुर की कहानी कहा जाता है। इलांगो अडिगा चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई था। यह क्या है? इलांगो जो शिलापा जो दिक्रम है वह क्या है? एक प्रेम कथा है। किसकी प्रेम कथा है? वह कथा है दोस्तों कोवलन और माधवी की। कोवलन हमने दोस्तों नाम देखा था कहां पर? यहां पर। नेंडोजेलियन के शासनकाल में कोवलन को फांसी दी जाती है। अब आपको समझ में आएगा। प्रेम कथा कोवलन और माधवी की। किसकी दोस्तों? कोवलन और कणगी की। माधवी तो बाद में आती है। कोवलन जो था
वह कणगी से प्रेम करता था। यह प्रेम कथा का जो वर्णन किया गया है वह किया गया है शिलापादिक्रम में। किसने किया है? इलांगो अडिगा ने किया है। अब होता क्या है कि कणगी की मृत्यु हो जाती है, कणगी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों कोवलन इतना कणगी से प्रेम करता था कि उसके प्रेम में एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना थी, उसका नाम था दोस्तों माधवी। माधवी में उसे कणगी दिखाई देने लगती है और वह फिर क्या, जब माधवी में उसे कणगी दिखाई देने लगती है, तब जब कणगी की मृत्यु हो गई थी तो वह माधवी से ही प्रेम करने लगता है। इतनी कहानी आपको क्लियर होगी। यह जो प्रेम कथा है वह किसमें लिखी गई है? तो शिलापादिक्रम में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम आगे। जीवक चिंतामणि को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने इसको देखा, अब आगे देखेंगे हम दोस्तों मणिय मेखला को। कोवलन और कणगी और माधवी की आपको प्रेम कहानी समझ में आई। अब कणगी की तो मृत्यु हो गई थी, कोवलन और माधवी का हो जाता है विवाह। जो इनसे जो पुत्रिय उत्पन्न होती है, इनसे एक पुत्री उत्पन्न होती है। अब होता है क्या है दोस्तों कि जो नेडुजेलियन था, नेडुजेलियन के द्वारा इनके विवाह को वैध नहीं माना जाता या पवित्र नहीं माना जाता है, और जो नेडुजेलियन के द्वारा कोवलन को फांसी दे दी जाती है, कोवलन को फांसी दे जाती है। और माधवी के द्वारा एक पुत्री उत्पन्न होती है, माधवी के द्वारा एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दोस्तों मणिय मेखला। क्या नाम था? मणि मेखला। और जो शिलापादिक्रम के बाद की जो कहानी हमें दिखाई मिलती है वह दिखाई मिलती है मणि मेखला में। माधवी और कोवलन की पुत्री का नाम था मणि मेखला, मणि मेखला। और मणि मेखला जो थी इसकी वीरता के बारे में, इसकी वीरता के बारे में किस तरीके से इसने राजवंशों को जीता, अपनी वीरता का परिचय दिया, इसकी वीरता के बारे में जो लिखा गया है वह लिखा गया है मणि मेखला में। आपको कहानी दोस्तों क्लियर हुई होगी। इनसे प्रश्न किस तरीके से डीप में जाके एग्जामिनर पूछता है वो सभी बातों को मैं आपको बता रहा हूं, यह सभी प्रश्न भी पूछे गए हैं। मणि मेखला को जो लिखा गया है वह शीतलेय सत्यनार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शीतलेय सत्यनार के द्वारा लिखा गया है। तमिल काव्य का जो उड़ीसी कहा जाता है, याद रखेंगे, तमिल काव्य का इलियड शिलापादिक्रम जो कि इलांगो अडिगा के द्वारा की गई है, और मणि मेखला की रचना शीतलेय सत्यनार के द्वारा की गई है। और इसको क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। एक इसमें बौद्ध अन्य व्यापारी, जो शीतलेय जो सत्यनार था वह कौन था? एक बौद्ध अन्य व्यापारी था, जो कि पहले एक व्यापारी था, और व्यापारी से किस तरीके से यह बौद्ध में परिवर्तित होता है उसके द्वारा इसे लिखा गया है मणि मेखला को। किसके द्वारा? शीतलेय सत्यनार को, शीतलेय सत्यनार के द्वारा लिखा गया है। शीतलेय सत्यनार कौन था? एक बौद्ध अन्य व्यापारी था। तो पूछा जाता है दोस्तों कि मणि मेखला किस धर्म से संबंधित है? किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको भी आप याद रखेंगे, पूछा गया है। अगला दोस्तों हम देख चुके हैं वलयपति और कुंडलकेशी। 5 महाकाव्यों में जरूर आते हैं लेकिन इनके बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो अब अगला तीसरा हम देखेंगे वह देखेंगे जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि की रचना की गई है तिरुत्तुका देवर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? इसकी जो रचना की गई है वह की गई है तिरुत्तुका देवर के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन टफ है, और शब्द भी दोस्तों डिफिकल्ट है। शब्द भी दोस्तों मैं मान सकता हूं दोस्तों, शब्द भी डिफिकल्ट है, आपको याद करने में बाकी में परेशानी हो रही होगी, मुझे भी हुई थी, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएगा। जब एक बार फिर टफ नहीं लगेगा, प्रश्न आप बगैर नोट्स को पलटे अपनी बना पाएंगे। किसके द्वारा की गई है? जीवक चिंतामणि की रचना तिरुत्तुका देवर के द्वारा की गई है। और इसमें वर्णन क्या है? एक राजा थे दोस्तों जीवक। कौन थे? जीवक चिंतामणि एक राजा थे जीवक, जो कि बिल्कुल चिंता से दूर थे। इनके द्वारा किए जाते हैं 8 विवाह, 8 रानियों से विवाह किया जाता था, और अपना जो जीवन था वह सुखमय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इनकी जब मुलाकात एक जैन भिक्षु से होती है, वो इनको जैन धर्म की दीक्षा देते हैं और बताते हैं कि क्यों अपना जीवन तुम व्यर्थ व्यतीत कर रहे हो, जैन धर्म को अपनाओ। और जैन धर्म को इसके बाद में यह जो 8 रानियों से विवाह किया था उनको छोड़कर जैन धर्म को अपना लेते हैं और एक सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। और जो जीवक राजा हैं राजकुमार, उनकी कहानी का वर्णन इसमें किया गया है 8 विवाहों के बारे में। 8 विवाह इनके द्वारा किए गए थे, और यह ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रमुख हमारा जो ग्रंथ है उसका नाम है मुरुगर रूपाद्य। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि नक्कीर तृतीय जो संगम हुआ था उसकी अध्यक्षता नक्कीर के द्वारा की गई थी। नक्कीर के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मुरुगर जो रूपाद्य है, मुरुगर रूपाद्य की रचना किसके द्वारा? नक्कीर के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब देखते हैं दोस्तों हम तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना जो की गई है वह द्वितीय संगम में की गई थी। कौन से संगम में? द्वितीय संगम में की गई थी तोलकाप्पियम की रचना, जो कि एक व्याकरण रचना है। क्या है दोस्तों? जो कि एक व्याकरण रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? तो सूत्र शैली में इसकी रचना की गई है। यह सभी पॉइंट दोस्तों यूपीएससी वगैरह में हर साल में कहे पीसीएस वगैरह में तो बार बार पूछे ही जाते हैं। तोलकाप्पियम किसके द्वारा लिखा गया है? तो तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि हमने देखा था ऋषि अगस्त के बारे में, पहली और दूसरी जो संगम हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था। ऋषि अगस्त के दोस्तों 10 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? ऋषि अगस्त के 10 शिष्य थे। 10 शिष्यों में एक थे तोलकाप्पियर, और तोलकाप्पियर के द्वारा ही रचना की जाती है तोलकाप्पियम में, जो कि सूत्र शैली में लिखी गई है, एक व्याकरण रचना है। और द्वितीय संगम में इसका आयोजन, द्वितीय संगम में इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बारे में एक लास्ट ग्रंथ है जिसका नाम है कुरल। क्या नाम है? कुरल, जिसमें धार्मिक कविताओं का और व्याकरण का वर्णन किया गया है। यह सभी पॉइंट दोस्तों मैं कहूंगा बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपसे प्रश्न बनता है ज्यादातर वह संगम साहित्य से ही पूछा जाता है। कुरल, जिसमें धार्मिक कविताओं और व्याकरण का वर्णन है। इसको जो लिखा गया है कुरल को, उसे तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। किसे लिखा गया है? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। और तिरुवल्लुवर के द्वारा आप समझ सकते हैं इनके नाम पर ही एक लिखी गई है जिसका नाम है तिरुकुलर। कुरल जो लिखी गई है और तिरुकुलर जो लिखी गई है, यह दोस्तों अलग अलग है। आप याद रखेंगे किसके द्वारा रचना की गई है? तिरुवल्लुवर के द्वारा रचना की गई है। आप समझ सकते हैं, आप इन्हें एक ही समझ लें, यह तिरुकुलर है, यह कुलर है, जिसमें धार्मिक कविताओं का वर्णन है और व्याकरण का वर्णन है। और यह जो है नीतीय शास्त्र का वर्णन किसमें किया गया है? तिरुकुलर में किया गया है। एक काव्य रचना है। क्या है दोस्तों? एक काव्य रचना है। इसे कहा जाता है तमिल काव्य का बाइबल। कुरल जो ग्रंथ है तिरुवल्लुवर के द्वारा इसकी रचना की गई है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तमिल काव्य का बाइबल कहा जाता है, और इसे लघु वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु वेद। तो फिर से देखते हैं दोस्तों कि हमने क्या देखा। हमने 5 महाकाव्यों को देखा, शिलापादिक्रम, जीवक चिंतामणि, मणिमेखले, वलयपति और कुंडलकेसी। यह 5 महाकाव्यों में 3 महाकाव्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, 2 के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। शिलापादिक्रम की रचना इलांगो अडिगा के द्वारा की गई है। जीवक चिंतामणि की रचना की गई है तुर्तका देवर के द्वारा, और मणिमेखला की रचना की गई है शीतलय सतनार के द्वारा, जो कि एक बौद्ध अन्य व्यापारी के द्वारा की गई है। इसके बाद में तोलकाप्पियम की रचना जो की गई है वह तोलकाप्पियर के द्वारा की गई है। मरुगर रूपाद्य की रचना नक्कीर के द्वारा, और कुरल की रचना जो की गई है तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई है। यह दोस्तों जो 6-7 हमने देखे होंगे ग्रंथों को देखा, जो दोस्तों मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप याद रखेंगे बार बार यही प्रश्न साहित्य से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जो संगम साहित्य उसमें हमें कितना पढ़ना है, कितना पढ़े कि हमारे प्रश्न बन जाए। तो दोस्तों बस आपको इतना ही पढ़ना है, आपको प्रश्न इन्हीं से देखने को मिलेगा। अब एग्जामिनर चाहे घुमाए किस तरीके से भी आपको प्रश्न इसी से मिलेगा, और यही महत्वपूर्ण है पढ़ने को दोस्तों। संगम साहित्य जो 600 वर्षों के शासनकाल में रहा है, हजारों लाखों ग्रंथों की रचना की गई है, उनको हम याद नहीं रख सकते। याद हमें उन्हीं को रखना होता है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं जो संगम साहित्य के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। इंडिका से और अर्थशास्त्र से तो होती है। इंडिका और अर्थशास्त्र में हमें किनका वर्णन देखने को मिलता है? पांड्य राजवंश का हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अब सभी राजवंशों के बारे में जानकारी किससे? अशोक के जो शिलालेख है, जब हमने अशोक को पढ़ा तो मैंने बताया था कि दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में 5 राजवंशों के बारे में हमें दक्षिण भारत के अशोक के शिलालेखों से पता चलता है। चोल, पांड्य, केरल पुत्र, 4 राजवंश को अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र कहा गया है, सतीय पुत्र और श्रीलंका। 5 राजवंशों के बारे में 2, 5 और 13वें शिलालेख में अशोक के लिखा गया है। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में स्ट्रैबो और प्लिनी के अनुसार इनके रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है, और दक्षिण भारत में रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। हाथी गुम्फा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम से, इन सभी से दोस्तों हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में अब दोस्तों देखते हैं संगम समाज को हम
क्योंकि हमने महापाषाण काल के बाद से अब तक हमने दक्षिण भारत को, सुदूर दक्षिण को नहीं देखा है कि किस तरीके से लोगों के द्वारा प्रशासन चलता था, प्रशासन की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी क्या इकाई थी, शासन किस तरीके से होता था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन कैसा था, इन सभी बातों को अब हम देखेंगे। थोड़ा ज्यादा मैंने दोस्तों डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, आप खुद से समझ सकते हैं कि हाँ किस तरीके का जीवन रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक जीवन, यानी कि प्रशासनिक संगम युग में प्रशासनिक दशा कैसी थी। सबसे जो बड़ी जो प्रशासन की इकाई थी वह थी राज्य, जिसे मंडलम कहा जाता था। दूसरी थी प्रांत, जिसे नाडु कहा जाता था। तीसरी थी शहर, जिसे उर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में या संगम युग में उर किसे कहा जाता था, नाडु किसे कहा जाता था, मंडलम किसे कहा जाता था। तो मंडलम राज्य को कहा जाता था जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी, नाडु जो प्रांत को कहा जाता था, फिर उर जो शहर को, फिर आते थे बड़े गांव, फिर स्थानीय सभा आती थी। हालांकि इनके बीच में और भी कुछ गांव आते थे लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर सीधे यही आते थे। स्थानीय जो सभा होती थी उसे कहा जाता था मनरम। स्थानीय सभा जो ग्राम स्तर पर होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहें तो वह होती थी मनरम। क्या होती थी दोस्तों? मनरम, जो कि न्याय का काम करती थी। क्या होती थी? मनरम होती थी। स्थानीय स्तर पर जो न्यायालय होता था उसे क्या कहते थे? मनरम। और न्यायालय का जो कार्य किया जाता था, न्यायालय का जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है वह राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था। कई स्थानीय सभा या मनरम मिलकर बनाते थे बड़े गांव, और कई बड़े गांव मिलकर बनाते थे शहर, जिसे उर कहा जाता था। और कई शहर मिलकर बनाते थे प्रांत, जैसे नाडु, और कई प्रांत मिलकर बनाते थे राज्य, जैसे क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो स्रोत है कि प्रशासन जो जानकारी प्राप्त होती है वह हमें प्राप्त होती है कुरल से, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी। कुरल से क्या जानकारी प्राप्त होती है? जितनी भी प्रशासनिक जीवन की उनके प्रशासनिक स्थिति थी उसकी सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे? कुरल से। और शासन व्यवस्था जो थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शासन व्यवस्था दक्षिण भारत में कैसी थी। आपको पता है कैसी थी? यकीनन दोस्तों जैसी उत्तर भारत में थी वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, वैसी ही दक्षिण भारत में रही होगी। हाँ दोस्तों, वैसी ही थी। जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली थी। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। जितनी भी शक्तियां होती थी, समस्त शक्तियां राजा के हाथों में ही होती थी। हालांकि राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ समितियां होती थी जिन्हें कहा जाता दोस्तों पंचवरम या पंच महासभा, जिनके 5 अधिकारी होते थे। इन पे हालांकि हल्का फुल्का थोड़ा सा नियंत्रण रखते थे, पूर्णता नियंत्रण नहीं होता था, केवल सलाह स्वरूप यह राजा को सलाह देने के लिए यह होती थी। कौन सी होती थी दोस्तों? पंचवरम और पंच महासभा होती थी, जिसमें 5 मंत्री होते थे। पहला जो होता था उसे हम कहते थे मंत्री, दूसरा पुरोहित, सेनापति और राजदूत और गुप्तचर। मंत्री जो होता था उसे कहते थे अमेच्यवार। संगम युग में मंत्री को क्या कहते थे? उसे कहते थे हम अमेच्यवार। पुरोहित को कहा जाता था पुरोहितार, सेनापति को सेनातियार, और राजदूत को कहा जाता था दूतार। आप समझ सकते हैं, यार और तार वार में लगा हुआ है, बस सीधे सीधे हैं। आपको केवल मंत्री का याद रखना है। मंत्रियों को कहा जाता था अमेच्यवार। क्या कहा जाता था? अमेच्यवार। जो प्रशासन में सबसे बड़े जो लोग थे जो राजा को सलाह देते थे वही 5 लोग थे जो पंचवरम या पंच महासभा में शामिल थे। मंत्री जिसे अमेच्यवार कहा जाता था, पुरोहित को पुरोहितार, सेनापति को सेनातियार, और राजदूत को दूतार, और गुप्तचर को ओरसर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओरसर। मंत्री को अमेच्यवार और गुप्तचर को ओरसर। यही तो आपको याद रखने हैं, अन्य तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। अब दोस्तों राजा जो था वह सर्वोच्च अधिकारी होता था। समस्त शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। दक्षिण भारत में राजा को किन नामों से और जाना जाता था? कौन कहा जाता था? को कहा जाता था मनन। इन तीनों उपाधियों को आप साथ में याद रखेंगे कि राजा को दक्षिण भारत में कौन, को, मनन कहा जाता था। कौन, को और मनन कहा जाता था। और जो एक इसे अन्य नाम था वह था अधिराज का। इसका जो अन्य नाम था वह क्या था? अधिराज भी इसे कहा जाता था। नियंत्रण के लिए हमने देखा पंचवरम और पंच महासभा होती थी। जो टैक्स लिया जाता था इनके द्वारा, हालांकि आर्थिक जीवन को हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो राजा के द्वारा टैक्स लिया जाता था वह 2 तरह का टैक्स लिया जाता था। एक था इरय और एक था कड़मय। जो कि टैक्स लिया जाता था 1/6 उपज का 6 में से 1 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे इरय और कड़मय कहा जाता था। आपसे पूछ सकते हैं कि दक्षिण भारत में या संगम युग में इरय या कड़मय क्या थे? तो क्या थे दोस्तों? टैक्स थे जो 6 में से 1 हिस्से के रूप में राजा द्वारा लिया जाता था। भाषा क्या थी? भाषा इनकी तमिल भाषा थी,
लिपि ब्राह्मीय लिपि थी। सामाजिक जीवन को देखते हैं दोस्तों, सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था दक्षिण भारत में नहीं थी, जो कि हम देखते हैं वैदिक युग में, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जो कठोर होती जाती है, वो दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था तो थी ही नहीं। जो दक्षिण भारत का जो समाज था वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वो जो समाज था आर्य प्लस द्रविड़, आर्य लोगों का और द्रविड़ लोगों का दोनों शैलियों का मिक्सचर जो समाज बनता है उसे हम कहते हैं संगम समाज। द्रविड़ शैली के यानी कि द्रविड़ लोग भी इसमें शामिल थे और आर्य लोग भी इसमें शामिल थे। इसके बाद में दोस्तों दास प्रथा नहीं थी दक्षिण भारत में। हालांकि जो हमें देखने को मिलती है उत्तर भारत में दास प्रथा थी, लेकिन दक्षिण भारत में दास प्रथा नहीं थी। सती प्रथा थी। सती प्रथा यूं कहें कि उत्तर भारत के देखते दोस्तों दक्षिण भारत में सती प्रथा अत्यधिक थी। कैसे थी कि वर्णन किया गया है कि सती जब अपने पति के साथ नहीं जलती थी तो उसे अभिशाप के रूप में देखा जाता था। वो जो सती जल जाती थी, जो पत्नी अपने पति के साथ खुद स्वयं जल जाती थी, उसे समझा जाता था कि बहुत ही प्रेम करती थी अपने पति से। इस सती प्रथा को बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता था। इसके बाद में दोस्तों आता है वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति नृत्यांगना जो महिलाएं थी उनको सम्मान की दृष्टि से ऊंचे पदों पर माना जाता था, वैश्यावृत्ति थी। इसके बाद में कुछ आर्थिक जीवन, कि आर्थिक जीवन का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करता था वह हुआ करता था कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या थी? कृषि थी। इसके बाद में पशुपालन, और इसके बाद में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करता था वह था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्योंकि दोस्तों रोम के साथ और अन्य पश्चिमी देशों के साथ दक्षिण भारत के राज्यों के अच्छे व्यापारिक संबंध थे, और व्यापार स्वरूप दोस्तों यहां से हाथी दांत हुए, जो हीरे हुए, इन सभी को निर्यात किया जाता था। धार्मिक जीवन की दोस्तों बात करते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर हम इनके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रीजन को देखें तो काफी है डीप एंड डिटेल में। इस पर 1-2 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। लिखा मैंने इसलिए है कि आप समझ सके कि हाँ इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, और अपनी सोच को भी थोड़ा सा डेवलप कर सके, ताकि जब प्रश्न बने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन से तो आप उसे कर पाए। धार्मिक जीवन की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में जो प्रमुख देवता थे, जो प्रमुख देवता थे, जैसे कि वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वह थे इंद्र, लेकिन दक्षिण भारत में वह थे मुरुगन। मुरुगन या इन्हें कहा जाता था सुब्रमण्यम। क्या कहा जाता? सुब्रहण्य कहा जाता था। मुरुगन या सुब्रहण्य प्रमुख देवता थे। वैदिक देवता इन्हें कार्तिकेय के समान माना जाता था, कार्तिकेय के समान माना जाता था। लेकिन जो प्रमुख देवी थी उनका नाम था, क्या नाम था? कोईबाई, जिन्हें विजय की देवी माना जाता था। धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता थे मुरुगन, जिन्हें सुब्रहण्य भी कहा जाता था। वैदिक देवता से कार्तिकेय से इनकी तुलना की जाती थी। देवी जो थी कोईबाई थी, जिन्हें विजय की देवी माना जाता था। और यह लोग जो थे यज्ञ में, पिंडदान में, श्राद्ध में, भूत प्रेत में, जादू टोना में भी विश्वास करते थे। तो दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा। संगम युग को देखा, जिसमें 3 संगमों को देखा, चेर, चोल, पांड्य राजवंश को देखा, संगम साहित्य को देखा, इसके बाद में प्रशासनिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को देखा। जितने भी पॉइंट दोस्तों संगम भारत से बन सकते थे या संगम जो काल से बन सकते दोस्तों, उन सभी पॉइंटों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगी, और अगर दोस्तों लगता है कि आपके लिए थोड़ी बहुत सी मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि आप अगर पंथमोर चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, तो बस एक फैमिली के रूप में जुड़े रहिए, और सिर्फ एक लोग को हमसे जरूर जोड़िए, और फिर उससे कहिए कि अगर तुम जुड़े हो तो एक और अन्य लोग को जोड़ो। ऐसे दोस्तों हमारी जो फैमिली है वह धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसके जितने भी हो सकेंगे टॉप 50